हेलो दोस्तों, आ गए हैं सभी। देखना कोई छूट ना जाए। मैं तो कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप जा करके अपने परिवार वालों को लेकर के आइए और साथ बैठ के मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था कंडीशनल सेंटेंसेस एपिसोड 1। आज हम करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस एपिसोड नंबर 2। हमने पिछले वीडियो में 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए बाकी के 6 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो 5th पार्ट है वो है नीदर नॉर। नीदर नॉर जो है वो नेगेटिव वर्ड है। ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इनके मीनिंग में ही नॉट है, इसलिए इनके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है? नीदर नॉर का मतलब है ना तो ये और ना ही वो। अब इसको हम सेंटेंस बना करके समझते हैं। राम कैन नॉट रीड लेटर्स, यानी कि राम पत्र नहीं पढ़ सकता है। राम कैन नॉट राइट लेटर्स, और राम लेटर्स लिख भी नहीं सकता है। अब यहां पर 2 चीजें आ गई हैं और 2 अलग अलग सेंटेंसेस आ गए हैं। इसको हम शर्तों में यानी कि कंडीशन में बदलते हैं और ये सेंटेंस कैसा बनता है देखते हैं। ये सेंटेंस बनेगा राम कैन नीदर रीड नॉर राइट लेटर्स। दोस्तों, इसमें क्या चीजें समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी 2 अलग अलग सेंटेंसेस हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो, जैसे कि यहां पर कैन है हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब तो हम डायरेक्टली लगा देंगे। राम सब्जेक्ट हमने डायरेक्टली लगा दिया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है नीदर नॉर वाला, तो हम यहां नीदर लगा देंगे और कैन का जो नॉट है वो हट जाएगा। और इसके बाद अब जो मेन बातें चल रही हैं, जो मेन काम चल रहा है वो है रीड और राइट का, यानी कि वो ना तो रीड कर सकता है और ना तो राइट। ये हम इकट्ठा लिख लेंगे, यानी राम कैन नीदर रीड नॉर राइट व्हाट लेटर्स। ये सेंटेंस ऐसे बनता है। मेरे को लगता है कि आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं जब हम नीदर और नॉर की बात करते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही नीदर लाइक कॉफी डैश टी। अब यहां पर हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें इन 3 में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है कि हम कौन सा ऑप्शन चुने, क्योंकि नीदर और नॉर ये दोनों के दोनों कंजंक्शन है और जब ये साथ में यूज होते हैं तो इनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। ये दोनों के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि अगर यहां पर नीदर है तो यहां पर मैं नॉर ही लगा सकता हूं, मैं यहां और नहीं लगा सकता, मैं यहां नॉट नहीं लगा सकता, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो नॉर वाला होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये साइड बाय साइड हम लोग उस चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लेना ही काफी नहीं है, आप इसको समझने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकें, इसीलिए मैं साथ में क्वेश्चंस भी करते रहूंगा। आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते चलेंगे इसी को। अगला सेंटेंस जो है डैश अरुण नॉर सागर डैश माय फो। फो का मतलब होता है एनिमी, यानी कि दुश्मन। दोस्तों, ये जो 2 है ईदर और नीदर, ये आपका यहां पर इन दोनों में से कोई एक चीज भरनी है और फिर आपको इस एम में से कोई चीज है जो आपको यहां पे भरनी है। तो हम ऑप्शन देखेंगे अब यहां पर कि ये दोनों के दोनों खाली हैं, तो ईदर और कुछ भी आ सकता है। हमारे को नहीं पता कि अभी नीदर आएगा कि नॉर आएगा, पर अब हम कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे नॉर लगा हुआ है और नॉर के साथ हम ईदर नहीं यूज करते हैं, नीदर यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हाफ है वो कंप्लीट करेगा नीदर। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। यहां पर 2 नाम हैं, एक अरुण और एक सागर। ये 2 नाम हैं, तो अब आप ये बताइए कि हम 2 चीजों के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? 2 चीज मिलकर के प्लूरल बनती है और उसके साथ हम लोग लगाते हैं आर। लेकिन दोस्तों, यही गलती हम एग्जाम में भी कर देते हैं, आर सेलेक्ट करते हैं, और जो कि गलत होता है, क्योंकि यहां पर बीच में अगर या तो नॉर हो और या और हो तो हम हमेशा उसको सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं, यानी कि हम किसी एक के बारे में बात करते हैं। और कभी बीच में एंड लगा हो, यानी कि अगर ऐसा लिखा हो राम एंड सागर, तब हम उसके साथ में आर यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर 2 सिंगुलर मिलकर के एक प्लूरल बन जाते हैं।
यानी कि अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इज। एम हमारा किसी भी हालत में नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एम जो है वो आई के साथ यूज होता है, इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, और यहां पर हमारा सिंगुलर बनता है नीदर नॉर के साथ, तो हम यहां पर इज लगाते हैं। इसी तरह का अगला एग्जाम्पल भी है, यहां पर है नीदर ऑफ अस डैश स्मार्ट। ये मैंने एक अलग सा बनाया है, इसमें मैंने नॉर यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने नीदर यूज किया है। सेंटेंसेस आपके ऐसे भी बन सकते हैं, नॉर के अलग भी बन सकते हैं, नीदर के अलग भी बन सकते हैं। हम कर तो रहे हैं दोनों को इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल लिखा है क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। नीदर ऑफ अस, अस एक से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए हम यहां पर आर लगा देते हैं, और जो कि फिर से गलत है। आर यहां नहीं लगेगा क्योंकि बात यहां पे फिर नीदर की हो रही है, यानी हम में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, यानी उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे दोस्तों। यानी कि एम और आर दोनों ही गलत ऑप्शंस हैं। ऐसा एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, नीदर आई नॉर राम डैश एवर बीन टू उदयपुर सिटी। दोस्तों जिस हिसाब से मैंने आपको 4 ऑप्शंस पढ़ाए हैं, उस हिसाब से तो आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर आंसर जो है वो इज आने वाला है। क्यों? क्योंकि नीदर के साथ हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन अब आप लोगों को कंटेक्स्ट समझना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, तो बीन जो है वो विजिटेड का काम करती है, यानी यहां पर जो बीन लगा रखा है मैंने वो विजिटेड का काम कर रही है। दोनों में से कोई भी चीज यहां पर सही हो सकती है। अब जो सेंटेंस बन रहा है हैव यू एवर बीन, यानी हम वहां पर हैव लगा रहे हैं यू के साथ में, और उसके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं यानी कि बीन लगाते हैं। यानी अब हमारे को एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इज और आर में से तो कुछ यूज नहीं होने वाला, या तो उसमें यूज होगा हैज और या तो यूज होगा उसमें हैव। अब बात करते हैं, इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं थोड़ी सी, हैज और हैव की, कि इन दोनों में से देखिए कौन जीतता है यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी नीदर वाला सेंटेंस आए या फिर ईदर वाला आए तो आप उसको सिंगुलर समझते हैं, सब्जेक्ट जो भी हो। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है हमारा आय है, और हम यहां पर समझेंगे कि वो किसी एक के बारे में बात चल रहा है। आय है और राम है, यहाँ पे वो भी दोनों आय मतलब एक एक के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए तो हम यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। हैव जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर वो गलत ऑप्शन होगा। और भी कंफ्यूजन है नीदर और नॉर में लोगों को कि हम यहां पर नीदर के साथ में मी लगाएं या नीदर के साथ में आय लगाएं। दोस्तों ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि ये मी वाला सही होता है या आई वाला सही होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि दोनों के दोनों सही हैं, पर दोनों के दोनों एक ही जगह यूज नहीं होते, दोनों की पोजीशनिंग अलग अलग होती है। और वो कैसे होती है, आप इसमें दोनों वर्ड्स को अलग कर लें, मी को भी और आई को भी। ये दोनों के दोनों प्रोनाउन है। जब कभी भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस में यूज होता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है, और अगर वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस में चला जाए तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। दोस्तों अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूं। आई मी, आई सब्जेक्ट की प्लेस में होता है, मी ऑब्जेक्ट की प्लेस में होता है। वी अस, वी सब्जेक्ट की प्लेस में होता है, अस ऑब्जेक्ट की प्लेस में होता है। यू यू, यू एक ऐसा टर्म है जो दोनों जगह सेम ही रहता है। और अगर मैं यहां पे कर दूं ही तो ही का हो जाता है हिम, अगर मैं कर दूं शी तो शी का हो जाता है हर, अगर मैं कर दूं दे तो दे का हो जाता है देम। यानी कि पहला और दूसरा पोजीशन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, वो आपको समझने की जरूरत है, और वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहां समझाने की कोशिश की है। ये वाला जो एग्जांपल है वो मैंने मी के साथ समझाया है, और आई वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर नीदर के साथ आई लगाते हैं, और जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पे है, और सब्जेक्ट की प्लेस में है तो यहाँ पे आई लगा है। अब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में कैसे है ये समझते हैं। हम पहले इसके 2 टुकड़े करेंगे सेंटेंस के। ही वॉज हेल्प्ड नीदर बाय मी, इसको हम अलग कर लेते हैं, और नॉर यू, ये 2 अलग अलग पार्ट हैं इस सेंटेंस के। और अब आप ये देखिए, अगर ये पहला पार्ट है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो एंड में आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि आई जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में यूज होने जा रहा है, इसलिए यहां पर मी लगता है, आई नहीं लगता। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नीदर मी कहां लगे और नीदर आई कहां लगे। ठीक है दोस्तों, अगला वाला हम लोग पार्ट करते हैं अब, ईदर और। ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा चेंज है। नीदर नॉर का मतलब ना तो ये और ना ही वो, ईदर और का मतलब या तो ये या तो वो, यानी कि कोई एक चीज, यहां पर भी कोई एक चीज। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे,
मदर कैन कुक फूड और शी कैन प्रिपेयर टी। मैं यहां पर आंसर लिखने जा रहा हूं और मेरे आंसर लिखने से पहले ही आप लोग फटाफट आंसर सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है मदर या तो खाना बनाएगी और या तो चाय बनाएगी। तो मदर कैन हेल्पिंग वर्ब से पहले आप कभी भी ईदर या नीदर नहीं यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के आप बाद यूज करते हैं। तो मदर कैन ईदर कुक फूड और प्रिपेयर टी, यानी कि मदर जो है वो या तो खाना बनाएंगी और या तो चाय बनाएंगी। और आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आपके समझ में आ रहा होगा। ईदर और के साथ हम नीदर नॉर ऑलरेडी समझ चुके हैं। दोनों की दोनों सेम ही सेम है। इनके साथ में जैसे प्रोनाउन यूज होते हैं वो प्रोनाउन की कंडीशन यहां पर भी है, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कंडीशन इसमें भी है। अब उसी तरह से हम देखते हैं अगला एग्जांपल। ईदर ऑफ अस डैश गोइंग अब्रोड। आपको भरने के लिए आता है इज, आर, हैज, हैव। तो हैज और हैव का तो यहां पर कोई रोल नहीं है, आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। बात आती है इज और आर की। यहां पर अस है यानी एक से ज्यादा है, पर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह सिर्फ ईदर की है और ईदर के साथ इज आता है, सिंगुलर हम लोग काउंट करते हैं, आर बिल्कुल नहीं आता। इस पे हम टिक लगा लेते हैं। अगला पार्ट हमारा, ईदर राम और राहुल डैश सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये सॉल्व जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर हम इज नहीं लगाते। इज हमारा जिस कंडीशन पे लगता है इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है। ऐसी बात नहीं है कि इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता। राम, ए लेटर इज रिटन बाय राम, ये मैंने एक है ना सेंटेंस बनाया है जो पैसिव में है। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस होता है, लेकिन यहां पर हमारा कोई बाय वगैरह तो कुछ यूज नहीं हो रहा, यानी सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल परफेक्ट टेंस कहलाता है ये। और परफेक्ट में हम लोग हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या पास्ट की बात करूं तो हैड के साथ लगाते हैं। हमारे को उसकी भी परवाह नहीं है, हम पहले तो इज और आर को काट देते हैं। अब रही बात इन दोनों की लड़ाई करवाने की, तो आप बहुत समझदार हैं और समझ गए होंगे कि ईदर की बात करूं या नीदर की बात करूं, सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाता है। इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हैज लगा देंगे, हैव नहीं आएगा। आपको कंटेक्स्ट में मतलब समझना है। कई कंटेक्स्ट में ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर हैव आ जाए। आपको पहले समझना है कि किसकी बात हो रही है। ये दोनों ही सिंगुलर हैं और इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर हैज लगा देते हैं। ठीक है, आसान है ये। अगला वाला पार्ट आप लोग करेंगे, ही वॉज हेल्प्ड ईदर बाय डैश और यू। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है हम ऑलरेडी कर चुके हैं नीचे। अब देख सकते हैं हमने नीदर के लिए जो यूज किया था, मैंने कहा था ईदर के लिए भी वैसे ही यूज होता है। तो यहाँ पर ही वॉज हेल्प्ड ईदर बाय मी और यू। यहां पर आई नहीं आएगा क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस में आता है, जिसकी जगह ऑलरेडी ही ने ले ली है। तो जो जगह बच गई आई के लिए वो यही वाली बची है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्लेस है, तो हम यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बना देंगे आई का, जो कि मी है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज अपने 2 कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट। अब हम चलते हैं आज के 7th पार्ट पे। हमारा 7th पार्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमने इसके पहले जो किया थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। सबसे पहले हमने किया नीदर नॉर, यानी कि ना तो ये और ना ही वो। फिर हमने किया ईदर और, यानी कि या तो ये या तो वो। अब तीसरा हम करने जा रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ना तो सिर्फ ये लेकिन वो भी। तो हम ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं अगर ये अपने स्पोकन में ले आए, अपने राइटिंग में ले आए, तो हम हर तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियोस आप 2 से 3 बार देखें और अपनी डायरी में सारे के सारे कंडीशंस लिखें और उस पर आप सैकड़ों सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप उसमें परफेक्ट हो सकें। तो देखिए ये जो अब हमारे बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ज़्यादा मेहनत की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब इस कंडीशन में हम दोनों की बातें करते हैं, जैसे आई नॉट ओनली वर्क हार्ड बट ऑल्सो गेट गुड रिजल्ट, यानी कि मैं सिर्फ मेहनत ही ज्यादा नहीं करता, मेरे रिजल्ट्स भी जो आते हैं वो अच्छे आते हैं। और दोस्तों ज्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही है। तो आप यहां पर ये देखना है
कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो पे आप अंडरलाइन करिए। आपको इस कंडीशन में ऐसा होता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें एक के नीचे अंडरलाइन किया होता है, दूसरा दिया होता है। अब वो कोई भी पार्ट आपसे पूछ सकते हैं और ये इतना आसान है कि आपको साफ समझ में आ रहा है कि नॉट ओनली के साथ जो कोऑर्डिनेशन बैठती है वो बट ऑल्सो की बैठती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल द डे बट ऑल्सो द थंडर वॉज स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को आप समझ सकें। मैंने यहां पर वॉज जो है वो सब्जेक्ट से पहले लेकर के आया हूं, और ऐसा मैं इस ऊपर वाले सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई सेंटेंस नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आते हैं। ये बात आपको इसी सेंटेंस में नहीं, बाकी जगह भी याद करनी है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होता है। ऐसे और एग्जांपल्स हैं, आपने शायद पढ़ा हो इंग्लिश ग्रामर में, नेवर बिफोर, नेवर अगेन, ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट है। मैं इसके बाद 10 हो जाने के बाद कंप्लीट टॉपिक्स मैं आपका एक और पॉइंट बता दूंगा नेवर अगेन, नेवर बिफोर के साथ में, उसमें भी हम ऐसी कंडीशन लगाते हैं। फिलहाल हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को समझते हैं। तो नॉट ओनली जब आपका आ गया तो आपका हो सकता है ये वाली चीज आपसे पूछी जाए, ये पूरी अंडरलाइन कर दें और ऑप्शन में हो इट वॉज या वॉज इट। तो जनरली लोग इट वॉज कर देते हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। ये हर कंडीशन में लगता है। मतलब क्या है इसका कि ना तो सिर्फ पूरा दिन बरसात होती रही, बल्कि जो थंडर था, जो बिजली भी कड़क रही थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत तेज थी। दोस्तों अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। He has not only good heart but he also has courage। दोस्तों यहां पर एक चीज और देखने वाली है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नॉट ओनली के बीच में कुछ नहीं आ सकता या बट ऑल्सो के बीच में कुछ नहीं आ सकता। इसके बीच में भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, कंडीशन मैटर्स। तो यहां पर जो कंडीशन है वो मैंने कैसे बनाई है, he has not only good heart but he also has courage। बट और ऑल्सो के बीच में मैं सब्जेक्ट लेकर के आ गया हूं ही। हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज नॉट ओनली गुड हार्ट बट ऑल्सो करेज, और आप वहां से ही और हैज हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट दोबारा लेकर के आते हैं तो वो आपके बट और ऑल्सो के बीच में चले जाता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने 3 अलग अलग तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंस आपको करवा दिए हैं। अब सारा का सारा दारोमदार मैं आपको देता हूं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इसे सीख लेंगे। हमारा अगला जो पार्ट है वो है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड की अगर हम हिंदी समझें तो इसका मतलब होता है शर्त ये है कि। अब ऐसे कैसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें मैं ऐसे बनाऊं, जैसे मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता हूं, शर्त यह है कि तुम उसका ध्यान रखो। इसी तरह के हम लोग सेंटेंसेस करते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेंटेंस लिए हैं, आप अपने और सेंटेंस बना लें क्योंकि इससे मीनिंग पूरा का पूरा क्लियर हो जा रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई कैन हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही आस्क्स, यानी कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, शर्त यह है कि वो मुझसे पूछे। यानी कि अगर वो पूछता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, अगर वो नहीं पूछेगा तो मैं मदद नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए हमने यहां पर कैन हेल्प लगाया है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाता है। ऐसी कंडीशन में जो अगला पार्ट होता है हम मैक्सिमम टाइम उसको पास्ट सिंपल रखते हैं। ये पास्ट, ये फ्यूचर, माफ करिएगा, प्रेजेंट सिंपल रखते हैं। इसको आप फ्यूचर सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रेजेंट सिंपल है वो सबसे सटीक बैठता है, बेस्ट बैठता है। फिर से बताता हूं आपको एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर पहला हाफ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ यानी कि फ्यूचर सिंपल हुआ तो अगला पार्ट आप उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल रखते हैं। ऐसा सेंटेंस हमने इफ वाले पैटर्न में भी किया था। इफ इट रेन्स आई विल स्टे विद यू, अगर बारिश होती है तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। और पहले वाले में हमने क्या कहा था, पहले वाले में जो टेंस यूज किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अगला वाला जो उसका पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाता है। यहाँ पे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर अगला वाला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट रख दिया है। आगे देखते हैं। शी विल अटेंड द पार्टी प्रोवाइडेड शी इज इनवाइटेड, कि वो पार्टी अटेंड करेगी पर शर्त क्या है कि उसे बुलाया जाए, मतलब बिन बुलाए वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी है 7th और 8th। आइए हम 9th पार्ट पे चलते हैं। बट फॉर। बट फॉर का मतलब अगर आप हिंदी में समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो।
अब ऐसे सेंटेंसेस क्या बताते हैं हमें? बट फॉर हिज आइडिया राम वुड हैव बीन फेल्ड। ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है और मैं चाहूंगा कि आप इसके कम से कम 10-12 सेंटेंसेस जरूर बनाएं, क्योंकि इसका लिखा जो हुआ है इस उसका मीनिंग कुछ और है और जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग कुछ और है, यानी कि जो समझा जा रहा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ें, बट फॉर हिज आइडिया राम वुड हैव बीन फेल्ड। आप सोच के देखें इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर उसने आइडिया ना दिया होता तो राम जो है वो फेल हो गया होता, यानी कि उसके आइडिया की वजह से वो पास हुआ है यहां पे। तो ना दिया होता, अगर ऐसा ना हुआ होता तो बट फॉर, जो बट भी है वो हमने यहां पर कोई नोट नहीं लगाया, लेकिन यहां पर जो इंप्रेशन आ रहा है सेंटेंस में, ना हुआ होता यानी उसने आइडिया ना दिया होता। बट फॉर, बट जो है वो हम यहां पर नेगेटिव में काउंट करते हैं। उसी तरह से हम जो अगला एग्जांपल है वो देखते हैं, बट फॉर योर सपोर्ट ही वुड हैव बीन रेस्टिगेटेड। यहां पर यह मतलब है कि अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो वो रेस्टिगेट हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस है। इसमें आपको जो खास तौर पे एक चीज ध्यान रखनी है कि बट फॉर से सेंटेंस जो शुरू होते हैं उसका जो हम एंड करते हैं वो कैसे होता है, वुड के साथ हैव बीन लगता है और वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और ये आपका कंडीशन मैंने दोनों में लगाया है, यहां पर भी वुड है, हैव बीन है और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में क्या हो सकता है। एग्जाम में ये दोनों चीजें आपकी अंडरलाइन कर दी गई होंगी और वहां पर ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हो सकता है। वहां पे आपको हैज दे सकते हैं, हैव दे सकते हैं, हैव बीन दे सकते हैं। आपको ये देखना है कि वहां पर क्या आएगा। तो आपके तो समझ में आ गया है कि हैव बीन हम दोनों के दोनों ही सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। आप इसके खूब सारे एग्जांपल करिएगा, आपको ये पॉइंट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और सबसे आसान और सबसे अंत में मैं जो पार्ट लेकर के आया हूं वो है सपोज। सपोज का मतलब है कि मान लेते हैं। इसमें आपको टेंस का स्पेशली ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई रूल नहीं। सपोज ही डिडंट, अब पहला वाला जो हाफ है वो पास्ट में जा रहा है, तो जो दूसरा वाला भी पार्ट होगा वो मैं पास्ट में ले जाऊंगा। इसका मीनिंग देखते हैं। सपोज ही डिडंट आस्क यू फॉर हेल्प, व्हाट वुड यू डू। अगर उसने तुमसे हेल्प ना मांगी होती तो तुम क्या करते। यानी कि इसका यह मतलब है कि उसने उससे हेल्प मांगी थी और इसने उसकी हेल्प की थी। अब उससे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर तुमसे हेल्प ना मांगी जाती, ना मांगी होती तो तुम क्या करते, क्या तुम हेल्प करते। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं सपोज, मान लेते हैं। सपोज ही डिडंट आस्क यू फॉर हेल्प, व्हाट वुड यू डू। नेक्स्ट पार्ट है इसका, सपोज शी डजंट गिव मनी, व्हाट विल यू डू। अब आपको देखने वाली बात यह है, ये पास्ट तो अगला पार्ट भी पास्ट चला गया, और सेकंड वाले में ये प्रेजेंट तो अगला वाला फ्यूचर में चले जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंस में देखने को मिला है हमारे को, एक बार फिर मिल रहा है यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट लगता है, डू और डज हम लोग जो यूज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, ये हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में देखा भी था। और अगला वाला जो पार्ट है विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होती है, यानी प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ये इतना आसान है दोस्तों। मैं आपको 1-2 मिनट लगा करके नेवर बिफोर और नेवर अगेन के दो सेंटेंसेस करवा देता हूं और इसी के साथ हमारा कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से अगर कोई नेगेटिव टर्म सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो हमारे ट्री चार्ट में नहीं बना था, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये है नेवर बिफोर। नेवर बिफोर मतलब कि आज से पहले। अब आज से पहले की बात करूं तो वो या तो पास्ट टेंस में चले जाएगा, और अगर आप प्रेजेंट में बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाता है। तो मैंने इन दोनों के एक एक एग्जांपल लिए हैं और कोशिश करता हूं आपको समझा सकूं इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू। नेवर बिफोर, चलो ये तो हमारा पैटर्न हो गया नेवर बिफोर। अब आगे क्या, तो आगे मैं डिड के साथ अगर सेंटेंस बनाता हूं, क्योंकि मैं पास्ट में ले जा रहा हूं, तो नेवर बिफोर डिड आई मीट यू। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूं कि आज से पहले मैं आपको नहीं मिला। हेल्पिंग वर्ब पहले तो तभी आता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके रूल फॉलो नहीं होते, इनके अपने रूल हैं। कंडीशन क्या कहता है, नेवर से स्टार्ट हो रहा है या नीदर से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को
पहले लेकर के आ जाते हैं। अगला जो मैंने एग्जांपल लिया है, नेवर बिफोर हैव यू सीन सच ए फुलिश गाय। आज से पहले तुमने ऐसा मूर्ख लड़का नहीं देखा होगा। आपको देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर हैव यूज किया है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट पे भी आप नेवर बिफोर का यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों कंडीशंस रख दी हैं। आपको दोनों कंडीशंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर के आना है और बाकी सेंटेंस सही। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं नेवर बिफोर आई मेट यू, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा ग्रामेटिकल, तो आपको वो यूज नहीं करना है। आप डिड लगा करके इसको बनाएंगे सेंटेंस को। सेम ऐसा यहाँ पे यू हैव सीन नहीं होगा, हैव यू सीन आएगा। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। ये बिफोर की बात हो गई, यानी पहले बीते हुए बात की। अब बात करता हूं अगेन, यानी आने वाले टाइम की। जैसे मैं बताता हूं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेवर अगेन विल आई हेल्प यू, आज के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नेवर अगेन आज के बाद, नेवर बिफोर आज से पहले। तो आज से पहले पास्ट बन गया, आज के बाद फ्यूचर बन जाएगा, इसलिए हम यहां पर फ्यूचर के लिए विल लगाएंगे। आप आई के साथ में शैल भी यूज कर सकते हैं। तो नेवर बिफोर विल आई हेल्प यू, माफ करिएगा, नेवर अगेन विल आई हेल्प यू, नेवर अगेन विल ही कम टू योर प्लेस, यानी कि आज के बाद वो तुम्हारी जगह पर नहीं आएगा, तुम्हारे घर नहीं आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको करने हैं। आप ये तो खैर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे लगता है 5 सेंटेंसेस बना लीजिए आप, काफी रहेगा। एक मैं आपके साथ प्रोवर्ब शेयर करना चाहता हूं और उसके पीछे भी मेरा एक मुद्दा है कि मैं क्यों करना चाहता हूं। पहले मैं बताता हूं आपको कि वो क्या है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड, यानी कि गलतियां करना इंसानों का काम होता है और टू फॉरगिव यानी कि माफ करना भगवान का काम होता है। यानी कि गलतियां इंसानों से होती हैं और उसी तरह से मैंने भी इस वीडियो में एक छोटी सी गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि जब मैं आपको ट्री चार्ट बनाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं यहाँ पर जो सेंटेंस एक ग्रुप बना रहा हूँ नीदर नॉर ईदर और का, और जब मैंने आपको समझाया तो 2 अलग अलग पार्ट में समझाया, इसलिए उसकी काउंटिंग 10 से हट करके 11 हो गई थी। तो जो 11th पार्ट था हमारा जो छूट गया है वो हम 1 मिनट में समझ लेंगे। वो है इन केस। इन केस में इसका मीनिंग क्या है, हम इसके सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आइए इनको देखें क्या है। लेट मी नो इन केस यू नीड हेल्प। इन केस का यहाँ पर मतलब है कि अगर ऐसा हो तो, यानी कि मेरे को बताना अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो। अगला सेंटेंस है आई कैन ड्रॉप यू, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूं इन केस यू नीड, कि अगर तुम्हें जरूरत है तो अगर ऐसा है तो ये इसका कंटेक्स्ट बनता है। इसी तरह से आप 5-5, 6-6 सेंटेंसेस बना लें और आपका इन केस भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमने 13 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कर लिए हैं, जबकि मैंने सिर्फ 10 के लिए कहा था। दोस्तों इसी के साथ में मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मेरे आने वाले वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें, शेयर करते रहें और हाँ, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।